क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं इस साल के बड़े फैसलों के संदर्भ में भी और सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी व्यवस्था को लेकर भी। यह साल शुरू होता है नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और खत्म होता है 370 पर कोर्ट के फैसले से। वैसे यह साल सरकार के लिए कई बड़े फैसलों में बरी होने का साल रहा, जिन्हें लेकर जब भी सुनवाइयां टलती रहीं तो लोगों को लगा कि मुश्किल में पड़ने वाली है। 2016 का मामला था नोटबंदी का, निपट गया। फैसला आया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने केवल असहमति जताई और कहा कि गंभीर बात है कि रिजर्व बैंक की राय नहीं ली गई। अब 370 का फैसला आया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कानून की दुनिया की एक महत्वपूर्ण हस्ती फलियस नरीमन ने लिखा है कि कोर्ट का फैसला अगर राजनीतिक तौर पर स्वीकार्य है तो भी संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। उन्होंने लिखा कि केंद्र का 370 को निरस्त करने का फैसला संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं था, ना ही संघवाद के सिद्धांतों के अनुसरण में था। अनुच्छेद 370 को 1954 के राष्ट्रपति के ऑर्डर 48 के साथ रखने से यह बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल को कार्यकारिणी या संसद बिना विधानसभा की मंजूरी के कम नहीं कर सकती, मगर अगस्त 2019 में ऐसा कर दिया गया। साथ ही राज्य का दर्जा भी बदल दिया गया। नरीमन लिखते हैं कि ऐसा करने की कोई वजह ना तो समझ आती है, ना ही संविधान के किसी प्रावधान से इसे सही ठहराया जा सकता है। कंट्री डिलाइट में कई बार ना मुझे बहुत अमेजिंग फ्लैश डील्स एंड कॉम्बो डील्स मिलते हैं। ऑफर अनुच्छेद 370 के फैसले की समीक्षा से कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। अफसोस कि हिंदी की जनता तक हिंदी के अखबार और हिंदी के चैनल नहीं पहुंचा रहे हैं। हम आज के वीडियो में अनुच्छेद 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की आलोचना पर चर्चा तो करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसलों को लेकर जो विश्लेषण छपे हैं उनकी भी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर 5 दिसंबर 2023 की यह रिपोर्ट देखिए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गंभीरता से देखिए और पूरा देखिए। चाह कर भी इस वीडियो को छोटा नहीं किया जा सकता था। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति और तबादले में हो रही देरी पर सुनवाई करनी थी, मगर इस केस को लिस्ट में से ही हटा दिया गया। मामले में वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से कहा कि यह तो बहुत अजीब है कि बिना नोटिस केस को हटा दिया गया। इस पर जस्टिस कौल ने खुले कोर्ट में कह दिया कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने मामले को नहीं हटाया है। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी है। कभी कभी कुछ बातों को न कहना ही बेहतर है। कोर्ट की पीठ से जस्टिस संजय किशन कौल कह रहे हैं, कभी कभी कुछ बातों को न कहना ही बेहतर है। हमारा सवाल है, क्या जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने उन्हीं बातों को बेहतर तरीके से कह दिया जिसे जस्टिस किशन कौल ने अदालत के भीतर से कहना उचित नहीं समझा? पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन मुंबई में श्रीमती बंसरी शेठ एंडोमेंट लेक्चर सीरीज में बोल रहे थे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही फैसलों पर बोलते हुए केवल 4 चिंताओं को रेखांकित किया, मगर यह भी कह दिया कि हाल फिलहाल इस देश में जो हुआ है वो बहुत ही बेचैन करने वाला है। हम आज के वीडियो में इसी पर बात कर रहे हैं। Dr. Ambedkar, one of the main draftsmen, said that what he has given us is a constitution which works, which is flexible, and which is strong. If it does not work, however, man is vile. Very strong words used. What has happened in the recent past in this country is most disturbing. And if I may only share with you 4 things that have happened this year itself. हिंदी में इन बातों का यही मतलब हुआ कि संविधान में कमी नहीं है, लेकिन आदमी के दुष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात करेंगे। केवल जस्टिस रोहिंटन की बात पर नहीं, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे जैसे वकीलों की बात पर भी। सिब्बल के लेख का टाइटल भी गौर कीजिए, अघोषित आपातकाल में अदालतें भी ट्रायल पर हैं। सिब्बल ने लिखा है कि जिस तरह से संवेदनशील मुकदमों की सुनवाई को
एक बेंच से उठाकर दूसरे बेंच को भेज दिया जाता है, जिसने मामले की पहले सुनवाई ही नहीं की है, उससे न्याय में भटकाव आता है। सिब्बल का यह लेख न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 27 नवंबर को छपा। 2 दिन के बाद एक और वकील दुष्यंत दवे का लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपता है। दुष्यंत दवे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं है। बेंच के गठन और केस के बंटवारे पर चीफ जस्टिस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आती है सौरभ दास की रिपोर्ट, जो आर्टिकल 14 में छपती है। इस रिपोर्ट में केस की सुनवाई के रोस्टर को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हम आज के वीडियो में इसी की बात करने जा रहे हैं। यह भी अंग्रेजी अखबार मिड डे में छपा है। एजाज अशरफ के लेख में कोर्ट के फैसलों और किसी खास बेंच को केस दिए जाने का विश्लेषण किया गया है और कई सवाल उठाए गए हैं। हमारा सवाल है, हिंदी के समाचार पत्रों में ऐसे विश्लेषण क्यों नहीं छापे जा रहे हैं? क्या एक दल और एक नेता की खुशामद में यह सब किया जा रहा है? हम सीधे आते हैं इस पर कि जस्टिस नरीमन ने 370 के फैसले के किस हिस्से पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव कराने के आश्वासन पर सॉलिसिटर जनरल पर भरोसा कर लिया गया, जबकि उनकी राय मई 2024 में चुनकर आने वाली संसद और सरकार पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया है कि केंद्र सरकार एक राज्य का बंटवारा कर सकती है या नहीं। 4 साल के बाद फैसला आया तो फिर इस प्रश्न को क्यों खुला छोड़ा गया? क्या इसलिए कि इस पर फैसला आता तो फैसला कुछ और होता? इस पर जस्टिस नरीमन का कहना है कि आपका फैसला नहीं करना एक तरह का फैसला है कि जो असंवैधानिक काम चल रहा था वो चलता रहे। कायदे से यह बेहद गंभीर टिप्पणी है और सवाल भी। We have had no democratic government in this state for 5 years, which could have continued indefinitely. This is a very, very, very disturbing feature. Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from rupees 999. Download the Ixigo app now. ఇంటి కోసం స్థలాన్ని తీసుకున్నారా? మంచి ఇంటిని కట్టాలి అని మీ కలాని And the Supreme Court did not decide this question. Now, it didn't decide the question because it said, we accept the assurance of the Solicitor General of India that statehood will follow very shortly and that elections will be held. The Solicitor General does not have the authority to bind any successor government. We are going to have a successor government from May next year. Second, and more importantly, he has no authority whatsoever to bind the legislature. And this is going to be a legislative act. So, to say we won't decide means in effect, you have decided. You have allowed this unconstitutional act to go forward for an indefinite period of time and you have skirted Article 356(5). These are all very disturbing things. एक राज्य को 2 हिस्से में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। कोर्ट ने इस पर केंद्र को हरी झंडी नहीं दी, बल्कि सवाल उठाकर सवाल को ही खुला छोड़ दिया। सवाल है, एक राज्य का बंटवारा क्यों किया गया और वहां चुनाव क्यों नहीं कराए गए? जस्टिस नरीमन ने कहा है कि वहां तो पहले से ही राष्ट्रपति शासन के जरिए केंद्र का शासन था, फिर जम्मू कश्मीर राज्य के बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि आर्टिकल 356 के सेक्शन 5 को बाईपास करना था, क्योंकि केवल 2 सूरत में 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पहली सूरत यह कि नेशनल इमरजेंसी हो और दूसरी कि चुनाव आयोग कह दे कि चुनाव कराना यहां संभव नहीं। इस केस में दोनों ही नहीं हुआ और राज्य का बंटवारा भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने भी इस पहलू पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व में असफल साबित हुआ है। इस पर फैसला न देना कोर्ट की गलती है। पूर्व जस्टिस नरीमन ने 4 चिंताओं की बात की है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में एक विधेयक पास हुआ है। इस पर उनका कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। एक विधेयक लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाली समिति से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया।
सीबीआई के चीफ की नियुक्ति की समिति में चीफ जस्टिस हैं, मगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की समिति में चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को हटाकर केंद्रीय मंत्री को लाया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने में कितनी जल्दी दिखाई, जिसके लिए कितनी सुनवाई हुई, कितना वक्त गया, पहले आप जस्टिस नरीमन को सुनिए। The Election Commission also, when this matter comes up before the Supreme Court, I hope that this bill, which now will become an act, will be struck down. I sincerely hope, because if it is not, then it is fraught with the greatest danger to democracy that I can see. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून को अगर कोर्ट में चुनौती दी भी गई तो क्या उतनी ही जल्दी फैसला आएगा जितनी जल्दी कोर्ट के फैसले को बदलकर या विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया गया। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए किस तरह से 48 घंटे में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। कोर्ट भी हैरान था, तभी यह फैसला दिया कि आयुक्त की नियुक्ति की समिति में चीफ जस्टिस भी होंगे। मार्च 2023 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल अपनी मर्जी से रिटायर हुए और अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को चुनाव आयुक्त जैसे पद पर तैनात कर दिया जाता है। संविधान पीठ ने कहा कि देश को घुटनों के बल झुककर, दोबारा सुनिए, देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यस-मैन नहीं चाहिए। अब एक ऐसी समिति चुनाव आयुक्त को चुनने जा रही है जिसमें विपक्ष के नेता के होने का भी कोई मतलब नहीं। एक समिति में विपक्ष के अलावा बाकी सभी सदस्य सरकार के हैं, तो विपक्ष को भी क्यों रखना? विपक्ष को खुद ही बाहर हो जाना चाहिए। उसकी क्या भूमिका होगी? इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा उन्हीं के द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री को जगह दी गई है। क्या पता अब तो 48 घंटे भी ना लगे। इस चयन समिति की जरूरत भी क्या है? Most unfortunately, we find that a bill was moved in the Rajya Sabha, which has now become an act. Of course, it will go to the Lok Sabha and become an act in no time, in which the Chief Justice is substituted by a minister appointed by the Prime Minister. Now, this is the second most disturbing feature, because if, as a matter of fact, you are going to get the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointed in this fashion, PHAT, perfect hotels, affordable travel. Rates stay starting at rupees 14.99 on Go Ibibo. Looking for cheap flights? Fly cheaper with Agoda. free and fair elections are going to become a chimera. So this is the second disturbing fact that we found this year itself. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी। उन्हें निलंबन का नोटिस थमा दिया गया। अब आप ही बताइए कि जिस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री हैं, कमेटी में बहुमत सरकार का है, क्या वो कमेटी ऐसे व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेगी जो प्रधानमंत्री की जांच कर दे? पिछले 10 साल में किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? ईडी का ही उदाहरण लीजिए। एक ही व्यक्ति को इसके प्रमुख के पद पर रखने के लिए बार बार सेवा विस्तार दिया गया। कोर्ट के सवाल सख्त थे, फैसला भी हटाने को लेकर आया। इसके बाद भी केंद्र सरकार उसी कोर्ट में उसी व्यक्ति के लिए कुछ और समय मांगने चली गई। विपक्ष के नेताओं के यहां ईडी के छापे पड़ते रहते हैं। क्या आपने सुना कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के यहां छापे पड़े हैं? इसलिए लगा कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर बात करनी चाहिए कि आखिर इतनी बातें क्यों हो रही हैं। हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल और इस तरह की रिपोर्टिंग हिंदी के अखबारों में नहीं होती है। लिहाजा हिंदी का पाठक अखबार तो पढ़ता है, चैनल तो देखता है, मगर उसे पता कुछ नहीं होता। जानने की बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस तरह के अनेक मामले हिंदी के अखबारों और चैनलों से गायब कर दिए गए हैं। आप पलट कर देखिए, धर्म की खबरें कहां कहां जगह बना रही हैं और अधर्म की खबरें कहां कहां से गायब हो रही हैं।
आप खुद देखिए और सवाल कीजिए कि हिंदी के अखबारों में ऐसी रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती जो सौरभ दास ने की है। पत्रकारिता के नाम पर हिंदी में सरकारी भजन गायक पैदा किए जा रहे हैं। सौरभ दास की यह लंबी रिपोर्ट 7 दिसंबर को आर्टिकल 14 में छपी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई का आवंटन किया जाता है। अंदरूनी व्यवस्था यह है कि चीफ जस्टिस ही अपने विवेक से तय करते हैं कि किस जस्टिस के कोर्ट में कौन सा मामला सुना जाएगा, इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। सौरभ लिखते हैं कि चीफ जस्टिस की इस शक्ति पर कोई नियम नहीं है, ना ही कोई पारदर्शिता है, लेकिन बेंच के गठन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार चीफ जस्टिस की शक्ति को प्रभावित कर रही है। सौरभ और उनकी टीम ने इस संदर्भ में जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी के सामने पेश किए गए 8 केसों का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि जिस तरह से केसों की लिस्टिंग हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की 2017 की हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर का उल्लंघन है। इस नियमावली में लिखा है कि किसी केस को उसी सीनियर जज के समक्ष पेश किया जाना चाहिए जिनके पास वो सबसे पहले गया था, या फिर ऐसे किसी जज के पास जाना चाहिए जो मिलते जुलते केस की सुनवाई कर रहे हों। जिस केस में पहले से सुनवाई चल रही हो उसे एक नए जज को देने का मतलब यह भी होता है कि किसी जज से उसका काम ले लिया गया। जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुई हैं। वे नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार में कानून सचिव रह चुकी हैं। उनके तहत जिन 8 केसों का विश्लेषण सौरभ दास ने किया है उनमें से कुछ है उमर खालिद की बेलर्जी, यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आय से अधिक मामले में सीबीआई की जांच को लेकर याचिका, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मेडिकल बेल की याचिका, भीमा कोरेगांव मामले में महेश राउत की बेल याचिका। आर्टिकल 14 ने इस रिपोर्ट को छापने से पहले चीफ जस्टिस और लिस्टिंग के रजिस्ट्रार को सवाल भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। हमने पूरी रिपोर्ट यहां नहीं दी है, आपको आर्टिकल 14 की वेबसाइट पर जाकर पढ़ना होगा। लेकिन आप सोचिए कि हिंदी के पत्रकार क्या ऐसी खबर नहीं लिख सकते? केवल हिंदी के नाम पर तालियां ही बटोरेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा पाठक है, सबसे ज्यादा दर्शक है। लेकिन खबर क्या है? आज हिंदी पत्रकारिता के पास कोई खबर नहीं। बेंच बदलने का यह मामला रिपोर्ट तो किया ही जा सकता था, भले ही आप किसी की मंशा के बारे में ना कहें और कह भी नहीं सकते हैं। वकील दुष्यंत दवे ने जब किसी केस को एक विशेष पीठ के सामने भेजने पर आपत्ति जताई तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया कि आप सूरज के नीचे खड़े किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, हम जजों को कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक और प्रसंग है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हरियाणा के नूह में जब दंगे हो रहे थे तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसे रिपोर्ट तो कर ही सकते हैं, किया भी गया है। दंगों के बाद अतिक्रमण हटाने के नाम पर घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलने लगा। हिंदुस्तान टाइम्स की लीना धड़कड़ ने रिपोर्ट किया कि सरकार द्वारा अकेले नूह जिले में 1208 इमारतें गिराई गई हैं और इनमें से ज्यादातर मुसलमानों की थीं। इस बुलडोजर कार्रवाई के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने रोक लगा दी और पूछ दिया कि क्या वहां नस्ली संघार चल रहा है। लेकिन 3 दिन बाद खबर आती है कि दोनों जजों की बेंच से हटाकर यह मुकदमा दूसरी बेंच को दे दिया गया। अब आपको जस्टिस संजय किशन कौल की टिप्पणी समझ में आई होगी, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की। वे जिस केस की सुनवाई कर रहे थे उनसे लेकर किसी और को दे दिया गया। इस पर जस्टिस कौल ने खुले कोर्ट में कह दिया कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने मामले को नहीं हटाया है। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी है। कभी कभी कुछ बातों को ना कहना ही बेहतर है, कुछ बातों का ना कहना ही बेहतर है। लेकिन वो बातें क्यों नहीं कही जानी चाहिए? क्या जस्टिस कौल ने जो कह दिया वो काफी नहीं था कि आपके हाथ से अखबार छूटकर गिर जाए कि यह सब होने लगा है?